पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्री शासन प्रणाली दुनिया के कई राष्ट्रों में स्थापित हो चुकी है और कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ऐसे राष्ट्र भी अब लोकतंत्र के प्रति सोचने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि इसकी विशेषता अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से श्रेयस्कर है। इतना तो हम लोग जान चुके हैं, किंतु आप सबों के मन मस्तिष्क में यह भी विचार आ रहा होगा कि प्रत्येक देश की अपनी अपनी अलग सरकारें हैं जो अपने अपने देश के लिए नियम कानून बनाती है सरकारें और उसे लागू करवाती है, देश को संचालित करती है। किंतु ऐसे कई मैटर्स सामने आते हैं जिस पर हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि आखिर वैसी स्थिति में उसका निर्धारण कौन करे। उदाहरण के लिए हमने यहां पर लिखा है, हु मेक्स लॉज एंड रूल्स टू गवर्न द सीज। आप सबको ज्ञात होगा कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी क्षेत्र की सीमाएं होती हैं, किंतु आप समुद्र में चले जाएं, क्या समुद्र में भी बाउंड्री लाइन बनाया जा सकता है? कल्पना कीजिए, और वह कैसा होगा? पानी के बहाव को भी क्या हम इधर से उधर कर सकते हैं कि चलो ये हमारे देश का समुद्र का पानी है तो वो दूसरे देश का समुद्र का पानी है? तो वैसी स्थिति में जहां मिला हुआ रहता है, एक देश की सीमा, दूसरे देश की सीमा, तीसरे देश की सीमा का कोई ऐसा बाउंड्री लाइन नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में इसका निर्धारण कैसे हो? उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस किस प्रकार का हो? फिर दूसरी बात है, आप सबको ज्ञात होगा कि दुनिया में एक गंभीर समस्या है, चुनौती है, वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, पर्यावरण का क्षय जो होते जा रहा है। स्वच्छ पर्यावरण का अभाव होने लगा है, तो इसकी भी तो कोई सीमा नहीं है। तो वैसी स्थिति में नियम कानून किनके द्वारा निर्धारित किया जाए, यह भी प्रश्न उठता हो। वैसे ये बड़ी खुशी की बात है, एक तरफ है संपूर्ण दुनिया में कोरोना वायरस की त्रासदी हाहाकार मचाए हुए है, सब कुछ बंद है, कल कारखाने बंद हैं, ट्रेन, बस, जीप, कार, हवाई जहाज सब कुछ बंद है। तो उससे पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। नदी का पानी भी धीरे धीरे स्वच्छ बनता जा रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। किंतु ये क्षणिक है, ईश्वर की कृपा होगी तो शीघ्र ही दुनिया इससे निजात पा लेगी। किंतु ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात है, इस पर रूल रेगुलेशंस कौन निर्धारित करेगा कि दूसरे देश में बहुत बड़ा क्षरण हो रहा है,
पौधों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े एटॉमिक विस्फोट किए जा रहे हैं, परीक्षण किए जा रहे हैं, तो उससे जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर संपूर्ण विश्व के लिए नियम कानून कौन बनाएगा, जो संपूर्ण देश को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाला है? यह भी एक प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में होगा। फिर है कि विश्व के स्तर पर, या यूं कहें कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जो व्यापारिक संबंध होता है, आयात निर्यात का कार्य होता है, उसके लिए नियम कौन बनाए? प्रत्येक देश तो अपने अपने हिसाब से नियम बनाएगा, अपने देश के हित के लिए नियम बनाएगा, तो सब देश उसी प्रकार से करेगा। किंतु विश्व के स्तर पर जो आयात निर्यात व्यापार का जो कार्य होता है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, यह भी प्रश्न आता होगा। फिर है कि अपने देश की समस्या को तो हम समझ लेते हैं, उसका निवारण भी कर लेते हैं स्वयं के स्तर पर। संविधान में प्रावधान है, उसके अनुरूप हम लोग व्यवस्था बनाते हैं, उसका बखान करते हैं नियमों का, और कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कहां पर क्या गलतियां हैं, उसको सुधारा जाए। चाहे वो राज्य के स्तर पर किस सरकार की बात हो, या किसी संगठन के स्तर पर किस सरकार की बात, किसी संगठन स्तर पर की बात हो, या फिर राज्य केंद्र के बीच की सरकार की बात हो, तो ऐसी स्थिति में अपने देश के संविधान के मुताबिक उस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। कल्पना करें कि एक राष्ट्र यदि दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है, फिर उसी प्रकार से दूसरा राष्ट्र किसी तीसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि अपने अपने देश के अनुसार से नियम कायदे कानून जो होता है वो किसी दूसरे देश पर नहीं थोपा जा सकता। तो उस देश को भी नियंत्रित करने वाला तो कोई होना चाहिए। फिर समस्या आती है कि किसी स्थान विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी समुदाय विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य विशेष में अकाल पड़ गया, भारी परेशानी आ गई, तो केंद्र की सरकार उन समस्या का समाधान कर लेती है, विभिन्न प्रकार का ऐड वगैरह दे करके, राहत सुविधा उपलब्ध करा करके, या अन्य माध्यमों से। किंतु जब देश में ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, भूखमरी हो जाए, वैसी स्थिति में वह देश कहां जाएगा? उसको कौन मदद करेगा? उसको कौन ऋण देगा? यह भी समस्या है। तो इस तरह से आपके मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार आ रहा होगा, भले ही आप व्यक्त नहीं करते हो। तो इन तमाम बिंदुओं को हमने आपके सामने में रखा, तो आप निष्कर्ष पर पहुंचते होंगे कि नहीं, वास्तव में एक विश्व स्तर पर की सरकार होनी चाहिए, और वह भी कैसी सरकार? तो लोकतांत्रिक सरकार। क्या विश्व स्तर पर के लिए भी चुनाव कराया जाए? यह संभव है? बहुत कठिन है इस प्रश्न का उत्तर देना, किंतु ऐसा उपाय किया जा सकता है कि विश्व के स्तर पर एक ऐसा संगठन को तैयार करें जो विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के राष्ट्रों के कल्याण के लिए नीति नियम निर्धारित करे। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसकी आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए हमने यहां लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व स्तर पर भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गठित है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको ज्ञात होगा 24 अक्टूबर को 1945 ईस्वी में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। इसका लक्ष्य था, आज भी है, कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के विकास के लिए यह संगठन कार्य करेगा। खास करके शांति एवं सुरक्षा का जहां तक प्रश्न उठता है, इसका पूरा का पूरा ख्याल रखेगा। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। थोड़ा इससे भी हम पहले जाए तो आप लोगों को ज्ञात होगा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। बहुत बड़ी क्षति हुई थी विश्व को। उस त्रासदी को पुनः उत्पन्न होने नहीं दिया जाना है, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1919 ईस्वी। आप सबको ज्ञात होगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। भारी क्षति हुई, धन जन दोनों की। अब 1919 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई तो लक्ष्य रखा गया कि विश्व में शांति बहाल करना, सुरक्षा कायम करना। किंतु ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत हुआ कुछ ही वर्षों के बाद 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। नतीजा प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। अपार धन जन की क्षति हुई और अंततः विश्व के तमाम राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि इस प्रकार से मार काट खून खराबा मानवता के लिए कलंक है। इसलिए अंततः यह विश्व युद्ध बंद होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तब तक विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अपार धन जन की क्षति कर चुका था और निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि विश्व में शांति स्थापित करके रखें। तत्पश्चात जो ही ये द्वितीय विश्व युद्ध को टालने में सफल नहीं हो सका, वैसी स्थिति में लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तत्पश्चात विश्व के सचेष्ट नेताओं के मंथन के पश्चात विचारोपरांत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन अपने आप में बहुत व्यापक टॉपिक है और यह इतना पॉपुलर हुआ कि आज विश्व में 193 सदस्य राष्ट्र हो गए। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर हैं। और मैंने 2+2 लिखा है
इसका मतलब हुआ ये दो राष्ट्र भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने की कड़ी में आ चुका है। अंतिम पहल करना, प्रक्रिया को पूर्ण करना शेष है, इसीलिए हम 193 मानते हैं और 2 इसको भी हम मान सकते हैं क्योंकि उस श्रेणी में अब आ गया है। तो अभी 193 प्लस 2 195, यानी कि विश्व का तो लगभग तमाम राष्ट्र आ ही गया, इक्का दुक्का छोड़ करके। तो आप सबको ज्ञात होगा कि आपका एक छोटा सा परिवार है। परिवार को चलाने के लिए भी, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए भी कुछ विभाग बांट दिए जाते हैं। चलो सब्जी लाने का कार्य तुमको करना है, फिर घर का कार्य तुमको करना है, फिर बाहर का कार्य उनको करना है। उसी प्रकार से किसी संगठन को चलाने के लिए भी कार्य का बंटवारा होता है, और वह भी ऐसा संगठन जो विश्व के स्तर पर है। तो ऐसे संगठन को चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो विश्व के स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, आर्थिक सामाजिक सहायता के लिए। तो इसके कुछ विभाग बांट दिए गए, विभिन्न अंगों में बांट दिया गया। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ऐसे एजेंसियां भी हैं जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा तो। किंतु मेन ऑर्गेन पर थोड़ा सा फोकस देना जरूरी है। तो इसके कुल 6 ऑर्गेन हैं। पहला है द जनरल असेंबली, इसको हम लोग हिंदी में महासभा कहते हैं। महासभा, these all members, 193 members are nations are the member of General Assembly, no doubt, and almost all members are in any meetings for taking any type of important decision or judgment for whole world level. तो इसके साथ ही साथ हमने जो अभी बताया कि 193 राष्ट्र है, इसमें से इसको 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। मुख्यतया कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो अस्थायी राष्ट्र हैं। आप सबके सामने में स्पष्ट किया हुआ है, आपके बीच में कभी और विषय के लोग भी चर्चा किए होंगे। तो यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य which have more power than others countries, that is United States of America, Russia nowadays, but at that time United States of Soviet Socialist Republic, it means United सोवियत संघ, आज रसा के रूप में अस्तित्व में है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। भारत का यदि सबसे खतरनाक राष्ट्र है कोई भारत का, वो चाइना है। पाकिस्तान तो छोटा सा राष्ट्र है जो भारत से जन्म लिया है, इससे बहुत खतरा नहीं है भारत को। भारत को खतरा यदि है तो वो चाइना से। और आज तो स्थिति ये है, ऐसा लोगों का मानना है कि चाइना दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। खैर, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। किंतु ये जो 5 राष्ट्र हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
Russia, United Kingdom, France and China. These are the permanent member of United Nations organizations. And they have capacity to utilize to their special power that is called veto. वीटो का अधिकार है। शेष राष्ट्र में 15 ऐसे राष्ट्र होते हैं जो 2 वर्षों के लिए अस्थायी 2 वर्षों के लिए सदस्य बनते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनते हैं और फिर क्रमशः वो बदलते रहते हैं। उसके लिए भी प्रोसेस है, कंटिनेंट पर निर्भर करता है कि किस कंटिनेंट से कितना सीट आरक्षित है। हम लोग डिटेल्स में बाद की कक्षा में चर्चा करेंगे। हम लोग को यह प्रस्तुत करना है, जानना है कि विश्व के स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो विश्व के लिए नियम कानून निर्धारित करते हैं और उसी की श्रेणी के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसका मेन ऑर्गन्स जो है जो जनरल असेंबली है। उसके बाद दूसरा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा प्रदान करना। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये आर्थिक परिषद। चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने पहले ही किया था कि 2 राष्ट्रों के बीच में यदि विवाद हो जाए तो निर्धारण कौन करेगा, तो दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट। इफ एनी कंट्री which has some problems to another country, they will go into the court to file a case against to that country. So it is international court for all countries of the world which are the member of this United Nations organization. और आप सबको ज्ञात है कि विश्व के तमाम देशों का, तमाम विभागों का रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी एक कार्यालय होना चाहिए। उस कार्यालय को हम लोग क्या कहते हैं, तो सचिवालय कहते हैं। देश का सचिवालय होता है, राज्य के स्तर पर का सचिवालय होता है, उसी प्रकार से विश्व के स्तर पर का सचिवालय है जो यूनाइटेड नेशन के रूप में, यूनाइटेड नेशन के सचिवालय के रूप में जाना जाता है। तमाम प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स इसी सेक्रेटेरिएट में रखा जाता है सुरक्षित। उसका लेखा जोखा किया जाता है, किस राष्ट्र को कितना मदद किया जाए, किस राष्ट्र को किस प्रकार की सुविधा दी जानी है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, ये तमाम बातें इस सेक्रेटेरिएट में बिल्कुल रिकॉर्ड के रूप में रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की सुरक्षा के लिए, विश्व में लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं जो यह यूनाइटेड नेशन उस पर पूरा का पूरा नजर रख रहे हैं और दिशा नियम निर्धारित करके विश्व को सही तरीके से संचालित करने का कार्य करता है। अभी अभी हमने जब यह क्लास प्रारंभ किया था तो आपको बताया था कि विश्व के स्तर पर भी कोई एक सरकार होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं, लेकिन उस रूप में कार्य करने का कार्य कर रहा है ये संगठन। तो हम इसको प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हमने इसके अतिरिक्त भी कहा था इतना ही से केवल काम नहीं चलता, इसके अतिरिक्त भी स्पेशल एजेंसियां हैं। अब जैसे हमने कहा ये ऋण लेने के लिए किसी देश पे अकाल पड़ गया है, वो ऋण ले रहा है, कहां से लेगा, तो यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है, एक स्पेशल एजेंसी है
मॉनेटरी फंड, और दूसरा है IBRD। इसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ये दोनों ही फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य होता है कि ऐसे राष्ट्र को यदि विषम स्थिति में है या आवश्यकता है इस प्रकार की मदद की, तो फाइनेंशियल फंड्स उपलब्ध कराया जाता है। मैं एक बात कहना भूल ही गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी जानते हैं, तो जो पुर्तगाल के हैं, और ये इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में बान की मून के बाद बने। 2016 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। अगले दिन की कक्षा में जब हम यूनाइटेड नेशन पर चर्चा करेंगे तो इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, यानी हमने यह निष्कर्ष निकाला अंततः कि विश्व के स्तर पर भी एक ऐसा संगठन है जो कार्य करता है और विश्व के तमाम देशों पर नजर रखने का कार्य करता है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाता है, सबके हित कल्याण की चिंता की जाती है, नियम निर्धारित किए जाते हैं। ये बात अलग है कि ये राष्ट्रों का दबदबा जो है अभी यूनाइटेड नेशन पर थोड़ा सा हावी हो रहा है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन को जिस रूप में कार्य करना चाहिए कारगर तरीके से, तो थोड़ा सा उसमें कमी देखने को मिलती है। किंतु जब हम डिटेल्स में पर चर्चा करेंगे, जिस पर बात करेंगे विस्तार से। आज इतना ही, धन्यवाद।